हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्म तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ कुछ कंस्ट्रेंट की बातें करी थी, किस तरह से हम लोग पुली को लटकाते हैं और उसमें से जो दो ब्लॉक्स को अटैच किया था, याद है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से उसमें जो लेंथ होती है उसको कांस्टेंट रख के हम लोग V1 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 V2 यानी जो हमारी ब्लॉक्स की वेलोसिटी और पुली की वेलोसिटी में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किस तरह से आप लोग V1 और V2 जो भी मतलब VA VB जो भी मैंने लिया था उनको जोड़ घटा करके आप एक बढ़िया सी ट्रिक बना सकते हैं। उसी से आगे आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि कहाँ से वो जो ट्रिक है उसको हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन, बेसिकली वो ट्रिक नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म होता है। जो भी हम लोग बात करें, अगर वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू जीरो जब हम टोटली करते हैं तो इससे जो टोटल हमारा निकल करके आता है वो जीरो आता है। क्यों आता है ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आज उसी में बातें करते हैं, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास कुछ एक इस तरह का सिस्टम दिया हुआ था। ऐसे मान लो, एक ये सिस्टम आपको दिया गया है, ठीक है। मान लो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए की रफ्तार ऊपर की तरफ है, मान लो वी ए, सॉरी वी बी, और इसकी रफ्तार नीचे की तरफ है वी ए। आपसे बोला गया बताओ वी और वी बी में क्या रिलेशन है, वी और वी बी में क्या रिलेशन। अच्छा, या आपको डाटा भी दे सकता था कि बताओ अगर इसकी रफ्तार ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या इसकी दे सकता था नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ ब्लॉक ए की रफ्तार कितनी होगी। तो बस हमें कुल मिला के समझना है कि एक्चुअली में करना क्या है। अब मैंने कल आपको जो बताया था कि एक तरह से बताया था कि आपका अगर इस तरह का सिस्टम हो जहां पर इसकी रफ्तार और इसकी रफ्तार हमें पता हो, इसकी रफ्तार मान लो वी ए है और इसकी रफ्तार वी बी है, पुली की रफ्तार वी पी है ना। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर जो लंबाई है रस्सी की वो रफ्तार घटा रही हो, तो रफ्तार जो है यानी जो वेलोसिटी है वो लंबाई को कम कर रही हो, तो हमें माइनस लेना होता है, माइनस का वी ए। और अगर जो हमारी रफ्तार है वो रस्सी की लंबाई को बढ़ा रही हो तो हमें वहां पर प्लस लेना होता है। तो यहाँ पर ये रफ्तार को बढ़ाता है यानी प्लस वीपी, ये भी आपका प्लस वीपी, यहाँ पर माइनस वीबी इज इक्वल टू जीरो मैंने किया था। तो इस तरह से आया था कि वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बटा 2। बात क्लियर है ना। तो इस ट्रिक से बेसिकली अगर ट्रिक की बात करी जाए, ये जो हमारा इस कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सारे सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखेंगे वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बाई टू, तो इसको सिर्फ आप इस तरह का सिस्टम होगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मेन क्या है, मेन चीज हमें ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें रफ्तारों को जोड़ना घटाना किस तरह से, ये चीज ध्यान रखनी। अच्छा भाई, ठीक, चलो देखो ध्यान से। और एक चीज जो ये बात करनी है कि ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन है, ये हम तभी लिख सकते हैं जब ये एक रस्सी की बात करी जाए। ये देखो मैंने एक रस्सी में, एक स्ट्रिंग में ये जो फॉर्मूला है वो लगाया हुआ है, ये जो ट्रिक लगाई हुई है। अब देखो यहां से ये एक ही तो रस्सी दी हुई है, ये एक ही तो रस्सी दी हुई है। इसका मतलब क्या, यहां पर तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या। देखो ध्यान से, इस पॉइंट की रफ्तार के ऊपर कहाँ है, ऊपर की तरफ वी बी, ठीक। पॉइंट्स मार्क कर लो, पॉइंट्स मार्क कर लो, है ना। ये क्या, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट ऊपर की तरफ माइनस वी बी, ये पॉइंट फिक्स है जीरो, ये पॉइंट फिक्स है जीरो, ये पॉइंट कहां जा रहा है ऊपर की तरफ, तो प्लस वी बी, सॉरी माइनस वी बी। क्यों, क्योंकि रस्सी की रफ्तार को कम, सॉरी रस्सी की लंबाई को कम करेगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट माइनस वी बी, ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट जीरो। क्यों, क्योंकि फिक्स है, ये वाले पॉइंट क्या है, फिक्स है, ऊपर से फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते। ये पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है यानी रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, यानी प्लस वी ए इज इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, वी बी वी बी वी बी थ्री वी बी माइनस का थ्री वी बी प्लस का वी ए इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, वी ए इज इक्वल टू थ्री वी बी। ये जो चीजें हैं ये आपको लिखना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपको कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखनी नहीं आएगी तो आप एनएलएम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही। अब इसको हम एनएलएम में किस तरह से अप्लाई करते हैं, अब बात सुनो मेरी ध्यान से, जरा साफ करता हूं पहले मैं इसको, देखना ध्यान से। देखो देखो, मान लो इसी में मैंने क्या बोल दिया, इसी सवाल में कि यहां पर जो ये ब्लॉक था, बना लेता हूं एक बार फिर से।
ठीक, मान लो ये आपका 10 किलो और ये आपका 1 किलो, इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 किलो वाला इधर की तरफ, मतलब हमें नहीं पता, चलो मान लिया कि हमें नहीं पता किस तरफ ही जाएगा और ये वाला किस तरफ जाएगा, तो हमसे बोल दिया गया कि बताओ स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन कितनी होगी, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कितने होंगे, ये हमसे बोल दिया गया, ये सवाल में बोला गया हमसे, ठीक है। सवाल में बोला गया कि इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करो, फाइंड एक्सेलरेशन। मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो फाइंड a1 एंड a2। अब इस क्वेश्चन को करने में आपका क्या काम है, देखो ध्यान से। पहली बात तो हमें फोर्स की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि फोर्सेस को किस तरह से बैलेंस करते हैं, और दूसरी चीज जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो यूजफुल है, दैट इज कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखना। यहां पर हमने वेलोसिटी को सोच कर लिख लिखा था, सिमिलरली यहां पर एक्सीलरेशन सोच करके लिख सकते हैं, बात एक ही, इक्वेशन सेम आएगी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे क्या, देखो ध्यान से। पहले बात हम क्या करेंगे, मान लें कि स्ट्रिंग में यहां पर टेंशन टी है, तो ये टी 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 टी, यहां पर टी, ठीक है, यहां पर भी टी, ठीक है, इस तरह से, यहां पर भी टी। अच्छा भाई, ओके। अब देखो ध्यान से, यहां नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, वो 40, ठीक है ना, सॉरी 40 क्यों, mg, तो यानी कितना हो गया 100, और इस पे कितना हो जाएगा 10। बात क्लियर। अगर इस पे आप फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, देखो ध्यान से, नीचे की तरफ 100, हमने इसको नीचे की तरफ माना हुआ है, इसको ऊपर की तरफ माना हुआ है, तो नीचे 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, A1, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखो, ऊपर की तरफ देखो, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, टी टी टी, ये बात समझ आ रही, ये टी टी तो यहाँ कितना हो गया 2t, ये टी टी तो ये कितना हो गया 2t, तो ये 2t और t टोटल इस पे नेट फोर्स कितना हो गया 3t, यानी इस पे क्या लिखेंगे 3t माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी 1 इंटू A2, 1 इंटू A2 यानी A2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, A1 A2 और t, A1 A2 और t। अब अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो हमें इक्वेशन कितनी चाहिए, 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी चाहिए 3, लेकिन हमारे पास कितनी है 2, तीसरी कहां से आएगी, कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट क्या होता है, देखो ध्यान से, फिर से वही बात, A2, अब जाहिर सी बात है आप इसको चाहो तो दोबारा ये चीज लिखो या यहीं से समझ के लिख दो भाई। इस वाली का रास्ता क्या था भाई, ये था VB, इसका एक्सेलरेशन कितना है A2, ये क्या है, इसकी रफ्तार कितनी थी VA, इसका एक्सेलरेशन कितना है A1, तो हमें VA की जगह पर क्या करना है A1, और VB की जगह पर क्या करना है A2, तो VA की जगह पर आप A1 करो, यानी A1 इज इक्वल टू VB की जगह पर क्या करना है A2, यानी 3A2। या मैंने दोबारा पूरी इक्वेशन दोबारा से नहीं लिखी, सेम सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज उतर के यहाँ आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 3A2। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कौन करेगा, खुद करो। क्या मेरी बातें क्लियर है। अब यहां पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली बात, आप अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यानी फोर्सेस बैलेंस करना आप नहीं जानते हो तो आप ये दोनों इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, और अगर आप कंस्ट्रेंट सॉल्व करना नहीं जानते हो तो आप दूसरा ये लास्ट वाला इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें 2 चीजों को जानना बहुत जरूरी है, पहली चीज जो फोर्सेस को बैलेंस करने का इक्वेशन, और दूसरी चीज जो कंस्ट्रेंट का इक्वेशन है। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, पक्का। तो अब क्या हम कंस्ट्रेंट को फोर्स रिलेशन से मिला करके समझ सकते हैं कि क्यों कंस्ट्रेंट पढ़ना जरूरी है, क्यों कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल करना जरूरी है। ठीक, चलो समझ आ गई इतनी बात, उतारो इसको। अब एक चीज ध्यान रखना, इस तरह के जो सवाल हैं SC वर्मा रोडो हर जगह भरे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। एक आध सवाल में फिर से आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। मैकेनिक्स में आप जितनी प्रैक्टिस कर पाओ, जितना प्योर प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप आधा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो एक सवाल और मैं करा देता हूं, ठीक है। इस तरह का सवाल तो आपको हर बुक में देखने को मिलेगा, SC वर्मा में भी सवाल नंबर 27-28 के आसपास एक इस तरह का सवाल आपको दिया गया है, उसमें M1 M2 M3 दिए गए हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप देखोगे तो आपको हर बुक में इस तरह के सवाल मिलेंगे, ठीक। देखो मान लो ये आपका है 1 kg, ये आपका 2 kg, ये आपका 3 kg, ठीक है। आपसे बोल दिया गया कि अगर ये तीनों ब्लॉक 1 2 3 kg हैं तो बताओ तीनों के एक्सेलरेशंस क्या क्या होंगे, तीनों के एक्सेलरेशंस क्या क्या होंगे। अच्छा भाई, अब आपको करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना और सवाल को ट्राई करना। 1 मिनट से तो ज्यादा लगेगा, खैर इसमें आप 2-2.5 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो। कर लिया क्या, कर लिया क्या। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, मान लिया इसकी डायरेक्शन A1 है, आप इन दोनों में डायरेक्शन मान सकते हो। इसकी डायरेक्शन मान लो आप A2 मान लो,
या इसकी A2 मान लो और इसकी मान लो A3, ठीक है। आप डायरेक्शन ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी मान सकते हो। अगर आपका आंसर उल्टा आ रहा होगा तो आपके -1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको ऊपर मानना चाहो ऊपर मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इस वाले ब्लॉक को देखो, 1 kg को, इसको 1 kg, 1 kg पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 1 kg पे नीचे की तरफ लग रहा है आपका 10, क्यों? क्योंकि mg, ठीक है। मान लो यहाँ पर टेंशन T थी, यहाँ पर टेंशन T थी, तो ऊपर कितनी हो गई? 2T हो गई, यहाँ पर कितनी आ गई? 2T आ गई। तो 1 kg पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 2T, कोई दिक्कत? ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना है? A1, तो आप इस पे क्या लिखोगे? 2T माइनस 10 इज इक्वल टू A1, कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला ब्लॉक उठाओ, दूसरा वाला ब्लॉक उठाओ, देखो ध्यान से, इस पे किस तरह से लिखेंगे? इस पे ऊपर की तरफ है T, नीचे की तरफ होगा 20, ये 2 kg है ना, नीचे की तरफ क्या होगा? mg यानी 20, और एक्सेलरेशन इसका हमने नीचे की तरफ माना है A2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2A2, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा आ जाओ, इधर आ जाओ, इस वाले पे तीसरा वाला ब्लॉक बनाओ, तीसरा वाला ब्लॉक बनाओ, देखो ध्यान से, ये आपका 3 kg, इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 30, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। एक्सेलरेशन का माना हमने नीचे की तरफ A3, लिख दो इक्वेशन, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3A3, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3A3, इक्वेशन नंबर 3। इसी वजह से थोड़ा सा अच्छा सवाल लिया, बड़ा सवाल लिया, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि कहाँ कहाँ पर हम किस तरह से इक्वेशंस को लिखेंगे। क्या हमारे पास 3 इक्वेशन बन चुकी है, क्या हम अब सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि A1, A2, A3 और T 4 वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी है? 3, और अगर 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो सॉल्वेबल नहीं है। इसका मतलब क्या, हमें एक इक्वेशन और चाहिए, वो इक्वेशन कहाँ से मिलती है हमें? कंस्ट्रेंट से। अच्छा भाई, ध्यान देखो, इस पॉइंट के ऊपर की रफ्तार कितनी है? A1। अब देखो इस वाले, आप अगर इसकी रफ्तार ऊपर की तरफ A1 है तो इसकी रफ्तार नीचे, इस पुली की रफ्तार नीचे की तरफ क्या होगी? A1। अब आप जानते हो कि कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, पुली की जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ A1 है, ठीक है। आप ब्लॉक्स को अलग अलग बना लो, ठीक है। इसका रफ्तार नीचे की तरफ हमने माना हुआ है A2, रफ्तार नहीं एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसकी मैंने एक्सेलरेशन माना हुआ है A3। अब देखो ध्यान से, पॉइंट्स को मार्क करना ही तो होता है, इसको मैंने थोड़ा गंदा बनाया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, यानी बढ़ाएगा एक्सेलरेशन, यानी प्लस A1 A2 प्लस A2, चलो प्लस हटा दो, ठीक है। पॉइंट्स हमें मार्क करने होते हैं इस तरह से, ठीक। ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है A1 से, यानी प्लस की माइनस, देखो ध्यान से, ये पॉइंट अगर नीचे आएगी तो रस्सी की लंबाई कम होगी, यानी माइनस A1। सिमिलरली ये पॉइंट भी नीचे की तरफ आने, रस्सी की लंबाई कम होगी, इसका मतलब माइनस A1। ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, यानी प्लस A3 इज इक्वल टू 0। क्या हमारे पास आ गया? 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। क्या हमारे पास 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल मिल चुकी है हमारे पास? चलो कोई बात नहीं, चौक कहीं भाग गई, ठीक है। क्या हमारे पास 4 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सॉल्व। देखो इक्वेशन, ये जो लास्ट चीज बचती है, गणित वाला पोर्शन बचा हुआ है कि 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ फिजिक्स का पार्ट इस जगह से खत्म, तो मेरा का काम आपको फिजिक्स सिखाना, ठीक है। गणित तो आप खुद जानते हो, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करके देख लो आंसर क्या आता है। A1 A2 A3 सबकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है, पक्का 100%। क्या कंस्ट्रेंट मोशन की इंपॉर्टेंस समझ आ रही? क्यों कंस्ट्रेंट मोशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट मोशन हमें नहीं पता होगा तो सवाल में आप एक क्वेश्चन से अछूते रह जाओगे। अगर वो इक्वेशन आपको नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। मान लो इसी तरह के क्वेश्चन पुली ब्लॉक सिस्टम में हमें कुछ प्लेन वगैरह, इंक्लाइन प्लेन वगैरह का क्वेश्चन दे देगा कि इस तरह का सवाल। हालांकि इस तरह के सवाल भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। करना क्या, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक। आपने इस तरह के क्वेश्चन्स बहुत देखे होंगे, ठीक है। ये आपको एंगल दिया हुआ है, मान लो 37 डिग्री, या आपको 53 डिग्री दिया गया है, या आपको दिया गया है 4 kg, या आपको दिया गया है 2 kg, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब करना क्या है, हमें सिंपल फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। मात्र आप थोड़ा सा चाहो तो कॉमन सेंस से भी चीजों को समझ सकते हो। देखो ध्यान से, चलो देखो, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 20, इधर की तरफ ये एंगल 37, तो ये हो जाएगा आपका 20 sin cos 37, 20 cos 37 के लिए 4/5, यानी 5 चाको 20, 4 चाको 16, यानी इधर क्या आ जाएगा 16, इधर क्या आ जाएगा 12। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे क्या लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है आपका 40, ये एंगल 53, तो ये हो जाएगा आपका cos 53, यानी 40 cos 53, यानी 40 cos 53 का मतलब 3/5, यानी 5 8 40, 8 तिरिक 24,
24 और इधर की तरफ क्या लग जाएगा 32। ठीक है, या फिर रिजॉल्व करके देख सकते हो। इधर क्या आएगा 40 cos 53, इधर क्या आएगा 40 sin 53। कोई दिक्कत यहाँ तक कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने में? अच्छा, स्ट्रिंग में टेंशन टी 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 मान लो, इसका एक्सीलरेशन मान लो a1 है, इसका एक्सीलरेशन मान लो a2 है। बस आपको करना क्या है, फोर्सेस सॉरी जो इक्वेशन है वो लिखना है। क्या लिखना है, इस पे देखो नेट फोर्स क्या बन रहा है 32 माइनस टी इज इक्वल टू 4a2। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहा है आपका t माइनस 12 इज इक्वल टू 2a1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन कहां से मिलेगी, कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट से किस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये पॉइंट की रफ्तार कहां है, ऊपर की तरफ, यानी रस्सी की रफ्तार को घटा रहा है, यानी क्या आ जाएगा आपको माइनस a1। ये पॉइंट आपका फिक्स है, ये पॉइंट आपका फिक्स है, ठीक है। फिर ये पॉइंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है, यानी प्लस a2, रफ्तार को ये सॉरी इसको बढ़ा रहा है, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी a1 इज इक्वल टू a2, a1 इज इक्वल टू a2। और क्या ये कॉमन सेंस से भी समझ आता है, क्या ये कॉमन सेंस से भी समझ आता है कि जितना आपका इस एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये इधर भी जाएगा। तो आप यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू रख सकते हो। कितना सवाल सरल सवाल हो गया, टी और a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का? अच्छा भाई, अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एक सवाल मैं दे देता हूं, वो आप घर से करके लाएंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या सवाल समझ आ रहा है, क्या कोई दिक्कत लग रही है, क्या सवाल किया जा सकता है, सॉल्वेबल तो है। किस तरह से, देखो ध्यान से, मान लो ये आपका 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, ये 4 kg, ठीक है। आपको बताना है चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूं होमवर्क में। सवाल समझ आ रहा है, ये एक ही पुली है, इसके मिड पॉइंट से ये रस्सी गई हुई है और इस तरह से इधर पार कर गई है। यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है 2 kg का और ये आपका 4 kg का। बताओ दोनों ब्लॉक से एक्सीलरेशन कितने होंगे। ये दो सवाल हैं जो होमवर्क में आपको करने हैं। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमने बात कर ली पुली पे। किस पे, पुली पे। पुली पे नहीं, पुली पे नहीं, पुली पे, पुली पे, पुली पे। अब देखो एक चीज और आपको जो सीखनी है, दैट इज वेज कंस्ट्रेंट, दैट इज वेज कंस्ट्रेंट। देखो ध्यान से, वेज कंस्ट्रेंट, एक वेज कंस्ट्रेंट से पहले एक क्वेश्चन, चलो वेज कंस्ट्रेंट सिखाता हूं। वेज कंस्ट्रेंट, अभी तक हम लोगों ने पुली कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा। अब हम क्या देखते हैं, वेज कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, मान लो इस तरह का आपका सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। आपको ध्यान क्या रखना है, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इसका, कि सरफेस अगर स्मूथ है, सरफेस अगर स्मूथ है और ये जो ब्लॉक है ये इस तरह की दीवारें हैं उसमें फिक्स है ये ब्लॉक, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक सिर्फ नीचे की तरफ आ सकता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे क्या इसकी तरफ, इधर ये वाला जो ब्लॉक है इधर की तरफ मूव करेगा। क्या, जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, इधर की तरफ। आपको ध्यान क्या रखना है वेज कंस्ट्रेंट में, वेज कंस्ट्रेंट में जो मेन चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि ऐसे समझो, ऐसे समझो, यहां पे आप एक पॉइंट लो, ठीक है। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट इसमें घुस सकता है? नहीं, समझने ऐसे समझो, ये वो दोनों पॉइंट हैं, ठीक है। क्या भाई, अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है और ये पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये एंगल आपको पता है, ये एंगल मान लो कितना है, थीटा, ठीक है।
ये एंगल कितना है, थीटा। इसका मतलब क्या है कि इसका इधर भी एक कंपोनेंट होगा और इधर भी एक कंपोनेंट होगा। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये कितना होगा, थीटा। ये इधर से आ रहा है, मान लो इसकी रफ्तार नीचे की तरफ, रफ्तार एक्सीलरेशन कुछ भी मान लो, इधर इसका एक्सीलरेशन ए है और इसका इधर एक्सीलरेशन बी है। तो अगर इसका एक्सीलरेशन इधर ए है तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, ए साइन थीटा। सिमिलरली देखो ध्यान से, इधर इसका एक्सीलरेशन कितना है, बी, दूसरे वाले ब्लॉक के लिए, ठीक है। एक इसका कंपोनेंट अलोंग, भाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस करो, एक अलोंग द सरफेस करो, ठीक है। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्या ये पॉइंट इधर आ रहा है ए कॉस थीटा से, क्या ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है ए कॉस थीटा से, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है बी साइन थीटा से। अब चूंकि ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो बी ब्लॉक है, ये क्या इसमें घुस जाएगा, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये तभी हो सकता है जब दोनों ब्लॉक्स भाई एक दूसरे में, अगर सोचो अगर इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी या इसका एक्सीलरेशन तेज हो जाएगा तो क्या ये इसमें घुसने लगेगा, इस तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनकी जो रफ्तार या एक्सीलरेशन होंगे वो कैसे होंगे, सेम, तभी ये जो है आपका कंस्ट्रेंट की कंडीशन फॉलो करेगा, यानी ये एक दूसरे में घुसेगा नहीं, ये आराम से इधर जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, यानी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी टैन थीटा। ये होती है, इस तरह से निकालते हैं किसी एक वेज में कंस्ट्रेंट की कंडीशन, वेज में कंस्ट्रेंट की कंडीशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरह से आप वेज कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम्स को, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वेज कंस्ट्रेंट की क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, चलो अच्छा उतार लो इसको। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी अच्छे प्रॉब्लम्स पे, किस तरह से बातें कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि इस तरह से आपके पास एक रस्सी है और रस्सी में एक बंदर लटका हुआ है। आपने देखा होगा एससी वर्मा वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि एससी वर्मा वाले में आपने देखा होगा एक बंदर है, वो इस तरह से पकड़े हुए है, ठीक है, उसका ऐसे लटक रहा हुआ है, पूंछ से आपने देखा होगा पकड़ के लटक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक बंदर जो है वो रस्सी को पकड़े हुए और ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। अगर बंदर रुका हुआ है किसी स्टेशनरी पॉइंट पे, आप बंदर से, इंसान से, किसी से भी समझ सकते हो, इस तरह से अगर रुका हुआ है तो एक्चुअल में क्या होगा, किसी इस तरह के पॉइंट पर जब वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा तो नीचे की तरफ जो बंदर पे फोर्स लग रहा होगा वो कितना है, mg। मान लो अगर बंदर का मास m है तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg। कोई दिक्कत? अब ये जो बंदर है ये क्यों रुका हुआ है इस पॉइंट पे, क्योंकि ऊपर कोई एक इस तरह का फोर्स लग रहा होगा जो mg को बैलेंस कर रहा होगा। वो फोर्स के ऊपर लगने वाला कौन सा है, वो ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन। क्या ये टेंशन जो स्ट्रिंग पे लग रही है उसकी वजह से इस पे जो टेंशन लगेगी और वो टेंशन mg को बैलेंस करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा बंदर है वो इस पॉइंट पे रुका हुआ बना रहेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा भाई, यानी यहाँ पे टेंशन कुछ तो रोल प्ले करती है। ओके, अब सोच आपको क्या करना है कि जैसे पुताई वगैरह होती है, आपने देखा होगा जब पेंटिंग वगैरह होती है तो वो कुछ इस तरह से, क्या कभी आपने देखा घर पे अगर पुताई वगैरह करी होगी तो आप रस्सी को ऐसे पकड़ लो और उसके साथ में इस तरह से पेंट करते रहो, ऐसा कभी पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? कि आपका वेट मान लो 80 किलो है, नीचे की तरफ आप पे कितना लग रहा है, 800 किलो, यानी आपको ऊपर की तरफ टेंशन कितनी लगानी पड़ेगी, 800 न्यूटन, किलो नहीं सॉरी न्यूटन, 800 न्यूटन, यानी क्या बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या इतनी हमारे अंदर क्षमता होती है? अरे भैया आधे में ही जूझ जाएंगे हम लोग तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह की ट्रिक अपनाते हैं कि ऊपर एक पुली नुमा आकृति बांधते हैं, मतलब पुली बांधते हैं, और उसमें से होती हुई एक, मतलब इसको झूले की तरह, नहीं आपने देखा होगा पेंटर्स इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, झूले की टाइप की चीज का। ठीक है, तो उसमें एक लकड़ी का जो है नीचे बेस टाइप का बनाते हैं, फिर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद रस्सी को पकड़ लेते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं, वहां पर जो लकड़ी जो है, जो भी आपका नीचे का जो फ्रेम है वो यूज कर रहे होते हैं, एक्चुअल में बहुत भारी नहीं होता, बहुत हल्का होता है। ठीक है, मान लो उसका मास स्मॉल एम है और आपका मास जो है कैपिटल एम है।
आपका मास जो है कैपिटल एम है, तब भी आप नीचे की तरफ ऊपर सॉरी इस रस्सी पे ऊपर की तरफ टेंशन लगा रहे हो, इस पे भी क्या लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन। अब देखना ध्यान से, क्या ऊपर की तरफ लगने वाले जो फोर्सेस दैट इज 2T, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा बड़ा mg और इस पे लग रहा होगा छोटा mg, तो नीचे की तरफ टोटल कितना हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, यानी टेंशन यहां से कितनी आ गई, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई 2। अगर मान लिया जाए कि जो ये आपका नीचे वाला फ्रेम है इसका जो मास है दैट इज मच मच लेस देन m, तो क्या होगा, हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो t को क्या लिख सकते हैं, mg/2। क्या इस छोटी सी ट्रिक को अपनाने से, मतलब इस पुली को अपनाने से क्या हमें इतने भारी फोर्स का सीधा आधा कर दिया गया यहाँ पर, यानी अब अगर हमें ऊपर अभी तक इस केस में 80 का 10 गुना कितना हो गया, 800 न्यूटन लगाना पड़ रहा था, इस केस में हमें कितना लगाना पड़ेगा, मात्र 400 न्यूटन, मतलब पूरा आधा हो जाता है। इस वजह से आप इस तरह की ट्रिक्स को अपना सकते हैं जब भी आप पेंटिंग वगैरह करें, तो ये चीज ध्यान रखें कि फिजिक्स हमारा कहाँ पे यूज कर रही है और इसको हम आराम से यूज करें घर पे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया पुताई करें और आधा एकदम फोर्स लगाना पड़ेगा, हम इस तरह से खींचेंगे, आप धीरे इस पे हमारा फोर्स लगेगा और धीरे धीरे आप ऊपर नीचे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एससी वर्मा वगैरह में दिए हुए हैं, आप अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ इस काबिल आप बन चुके हैं अब तक कि आप एससी वर्मा को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक कुछ आगे थोड़ा सा एससी वर्मा सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।